नमस्कार दोस्तों, आईएएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल के अंदर आज हम बात करेंगे एजुकेशनल पॉलिसीज के बारे में। लास्ट वीडियो पर हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ प्रेसेस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। देखिए, ब्रिटिशर्स भारत में आने से पहले भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा था। ज़्यादातर जो किताब था वो था धार्मिक किताब और फिलोसॉफिकल थॉट बेस्ड। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में आया, तो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा भारत में यूरोपियन साइंस और यूरोपियन लिटरेचर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज को कहा जाता है पायनियर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो क्रिश्चियन मिशनरीज का मेन मकसद क्या था? इवेंजलाइजेशन, धर्मांतकरण करना। ठीक है, तो इनका मकसद सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस नहीं था। फिर 1556 में गोवा में पोर्तुगीज के द्वारा सेटअप किया जाता है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। 1781 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता मद्रास स्थापना किया जाता है इस्लामिक स्टडीज के लिए। 1791 में संस्कृत कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाता है जोनाथन डानगन के द्वारा बनारस पर हिंदू लॉ और फिलोसॉफी अध्ययन करने के लिए। सन 1800 में वेलेस्ली के द्वारा सेटअप किया जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज। कहां पर? कलकत्ता पर। तो वेलेस्ली का मेन मकसद क्या था? देखिए, भारत में शासन करने के लिए भारत का लैंग्वेज कैसा है, भारत का तौर तरीका कैसा है, भारत का कल्चर कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए वेलेस्ली के द्वारा कंपनी का जो ऑफिशियल है उनको ट्रेन करने के लिए सेटअप किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। बट कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनको ये पसंद नहीं आया, तो इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज बंद कर दिया गया था जल्दी। फिर देखिए 1817 में हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाता है राजा राम मोहन रॉय, डेविड हेयर, सर एडवर्ड ईस्ट के द्वारा। तो हिंदू कॉलेज नाम से हिंदू लगता है, बट यहाँ पर पढ़ाया जाता था वेस्टर्न एजुकेशन, फिलोसॉफी, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हिंदू कॉलेज का अभी नाम क्या है? प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज में एक अध्यापक थे हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। तो इनके द्वारा सन 1820 में यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। सर हेनरी लुई विवियन डिरोजियो एक यंग प्रोफेसर थे और इनका थिंकिंग बहुत रेडिकल था। तो इनके द्वारा अपने स्टूडेंट को कहा जाता था हिंदू तौर तरीका को चैलेंज करने के लिए, हिंदू शास्त्रों को चैलेंज करने के लिए। तो इसलिए डेविड हेयर और सर एडवर्ड ईस्ट के द्वारा इनको हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया था। फिर देखिए चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपया भारत में एजुकेशन के लिए एलोकेट किया जाता है। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी खड़ा होता है, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? जो लोग चाहते थे भारत में वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई हो उनको कहा जाता है ओरिएंटलिस्ट। जो लोग चाहते थे भारत में इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई हो उनको कहा जाता है एंग्लिसिस्ट। ठीक है, तो 1835 में मैकले के द्वारा एक स्पीच दिया जाता है जिसे कहा जाता है मैकले मिनट। तो इसमें मैकले के द्वारा क्लियर कर दिया जाता है भारत में इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाई होगा। ठीक है, तो विलियम बेंडिंग के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया जाता है और 1835 से ही स्टार्ट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? यूरोपियन लिटरेचर और साइंस इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना, और वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए फंड एलोकेट नहीं किया जाएगा। फिर 1854 में आता है वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो वुड डिस्पैच में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? देखिए, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में लॉर्ड मैकॉले के द्वारा कहा गया था भारत में हम एक बाबू समाज क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्लार्क समाज क्रिएट करेंगे। तो वुड डिस्पैच का मेन रिकमेंडेशन क्या था? मेन रिकमेंडेशन था वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल इन विलेजेस। तो गांव में मातृभाषा में प्राइमरी स्कूल में शिक्षा दिया जाएगा। फिर देखिए हाई स्कूल में एंग्लो प्लस वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब कि इंग्लिश के साथ साथ मातृभाषा में हाई स्कूल में शिक्षा प्रदान किया जाएगा, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इंग्लिश में शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो फीमेल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया था, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया था, टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया गया था, और ये भी कहा गया था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेकुलर होगा और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में धार्मिक पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, और ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया जाएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। तो वुड डिस्पैच रिव्यू करने के लिए लॉर्ड रिपन के द्वारा गठन किया गया था हंटर कमीशन 1882 में। तो हंटर कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था? फर्स्ट देखिए, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन प्रायोरिटी। तो प्राइमरी एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड। तो प्राइमरी एजुकेशन का जो जिम्मा है ये दे दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड को। स्कूल फॉर वोकेशनल एजुकेशन, तो स्कूल में अभी वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। स्पेशल मेजर फॉर एजुकेशन इन मुस्लिम, फिजिकल एंड मेंटल एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ गर्ल एजुकेशन आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन। तो प्रेसिडेंसी मतलब यहाँ पर बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के बारे में कहा गया है। फिर आया था थॉमस रैले कमीशन 1904 में। तो इसमें यूनिवर्सिटी में रिसर्च के बारे में कहा गया था और प्राइवेट कॉलेज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो अब प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट के अंदर आ गया था। फिर आया था सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। तो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था? 1917 में आया था। तो इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन रिव्यू किया गया था और
स्कूल एजुकेशन 12 साल कर दिया गया था और डिग्री एजुकेशन 3 साल कर दिया गया था। कुल मिला के 15 साल एजुकेशन कर दिया गया था। नेक्स्ट आया था हार्तोग कमेटी 1929 में। तो हार्तोग कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था? एजुकेशन शुड नॉट बी मेड कंपलसरी। तो एजुकेशन को कंपलसरी नहीं किया गया था। फिर देखिए यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट करने के लिए कहा गया था, ठीक है, और वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर जोर दिया गया था। नेक्स्ट आया था सार्जेंट रिपोर्ट 1944। तो सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में प्री प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया था और एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो स्थापन करने के लिए कहा गया था। फिर कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट और लास्ट वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937। तो महात्मा गांधी के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था वार्धा पर, तो इसे ही कहा जाता है वार्धा स्कीम। तो इसे नई तालीम भी कहा जाता है। तो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा रिकमेंड किया गया था। सिलेबस के अंदर हैंडीक्राफ्ट होना चाहिए और क्लास 2 से 7 तक पढ़ाई हिंदी में होना चाहिए और 8 से इंग्लिश में पढ़ाया जाए, ठीक है। तो आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, तो आप लोग प्लीज राधाकृष्णन कमीशन 1948 इसके बारे में थोड़ा देखिए, यूजीसी के बारे में थोड़ा देख लीजिए, कोठारी कमीशन 1964 के बारे में थोड़ा देख लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 के बारे में थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।